तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। महात्मा गांधी जी कहते हैं, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम विदाउट, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। देखो क्या मतलब है इस कोट का। इस कोट का क्लियर मतलब है, एकदम साफ सीधा मतलब है क्या, कि जो एकदम ट्रू डेमोक्रेसी होती है, क्या होती है ट्रू डेमोक्रेसी? ट्रू डेमोक्रेसी होती है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वही जो अब्राहम लिंकन ने बोला था, वो वाली जो गवर्नमेंट होती है, वो डेमोक्रेसी क्या होती है? ट्रू डेमोक्रेसी होती है। और जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है वो कहीं बाहर से इम्पोज नहीं करी जाती। वो क्या होती है? वो पीपल की विल होती है। जो लोग होते हैं उनकी स्वयं इच्छा होती है कि ऐसे हमें गवर्नमेंट कंट्रोल करे, ऐसे हमें रूल करे। उसे क्या कहते हैं? ट्रू डेमोक्रेसी। और बेसिकली डिफरेंस क्या होता है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन रिजिम में? ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में फ़र्क क्या होता है? देखो, ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में फ़र्क, ऑथोरिटेरियनिज्म जो होती है और डेमोक्रेसी में फ़र्क ये होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो विल होती है वो विद इन से आती है। विद इन मतलब जो पीपल की विल होती है, वो जहाँ वहाँ की जो जनता होती है, वो जो रहती है, उनकी जो इच्छा होती है, वहाँ से जो रूल निकल के आता है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। तो वो क्या होती है? वो होती है ट्रू डेमोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी क्या होती है? ऑटोक्रेसी या ऑथोरिटेरियनिज्म, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, जो इम्पोज्ड करते हैं रूल। और आप सभी को पता है कि डेमोक्रेसी हमेशा सर्वाइव करती है, और जो अथॉरिटेरियन रूल होता है, चाहे इराक में हो चाहे कहीं भी हो, वो एक दिन ख़त्म हो जाता है। और यही कुछ मतलब है हमारे महात्मा गांधी जी का, कि जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो इम्पोज नहीं करी जा सकती, वो विद इन अंदर से आती है। ठीक है, तो अब आज का हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से, और जो कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था। अब आप बोलेंगे कि सर आज का कोट कैसे रिलेवेंट है हमारे वन नेशन वन इलेक्शन से? तो देखो, बिल्कुल ये हमारा जो कोट है वो एकदम रिलेवेंट है इस टॉपिक से, क्योंकि इस टॉपिक को जब हम समझने लगेंगे तो आपको समझ आएगा क्या, कि ये भी जो सिस्टम है वन नेशन वन इलेक्शन का, है क्या चीज़ बेसिकली, कि पूरे देश के अंदर एक ही बार इलेक्शन हो, एक ही साथ इलेक्शन हो, चाहे वो हमारे लोकसभा के हो चाहे वो हमारे विधानसभा के हो, मतलब कि स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, दोनों इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। तो इसमें क्या डेमोक्रेसी को हार्म होगा? विद इन विदाउट क्या सी चीज़ है सर? ये सारी चीज़ आपको समझ आएगी। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप समझ लो क्या, कि आपकी एस्से राइटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। एस्से राइटिंग और आर्ग्यूमेंट राइटिंग दोनों के अंदर ये आ सकता है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग से आपको इसका प्रोज और इसका कॉन्स जो है वो पूछ सकते हैं, और एस्से राइटिंग के अंदर ये आपसे सजेशन मांग सकते हैं, जो भी कोई आपको टॉपिक दे दें। मतलब ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे आर्ग्यूमेंट और एस्से के लिए। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब है, कोई नहीं, लेकिन स्टार्ट करते हैं हम। देखो, ये क्या चीज़ होती है? वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है, एससी से बोलूँगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब एक साथ होना। ये क्या चीज़ होती है कि हमारे पूरे देश के अंदर, हमारे पूरी जो कंट्री है उसके अंदर, चाहे वो हमारे सेंटर के हो, मतलब कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हो, चाहे वो स्टेट के हो, मतलब जो विधानसभा के इलेक्शन तो, चाहे जो लोकल बॉडी हो, ठीक है, जो भी हमारी थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, तीनों के इलेक्शन एक साथ हों, उसे हम क्या कहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन। ठीक है, ये जो हमारा इलेक्शन का प्रोसीजर है, ये वाला साइमल्टेनियस इलेक्शन का, ये प्रपोज किसने करा? ऐसा तो नहीं है कि रात को सपना आया होगा और गवर्नमेंट ने बोला कि चलो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये प्रपोज करा होगा, बिल्कुल। इसकी एक हाई लेवल कमेटी थी। हाई लेवल कमेटी को चेयर कर रहा था किसने? हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद जी ने। तो कोविंद कमेटी या बोलिए रामनाथ कोविंद कमेटी ने इसको रिकमेंड करा था। हाई लेवल कमेटी थी। थोड़ा सा नाम याद रखना, रामनाथ कोविंद कमेटी जो है किससे रिलेटेड है? हमारी वन नेशन वन इलेक्शन से, क्योंकि ये आपका पेपर वन के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी याद रखना। इन्होंने रिकमेंड करा था, इन्होंने बोला था कुछ लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे, उसके बाद ये जो हमारा इलेक्शन वाला है ये हो जाएगा। इन्होंने रिकमेंड क्या करा? इन्होंने रिकमेंड बेसिकली करा था कि जो लोकसभा है और विधानसभा है, मतलब जो सेंटर है और जो स्टेट है, इनके इलेक्शन एक साथ करवा दो, ठीक है। उसके 100 डेज के अंदर अंदर जो लोकल बॉडी है, म्यूनसिपैलिटी हो गई, पंचायत होगी, उसके इलेक्शन करवा दो। तो मतलब पूरे देश के अंदर मोरलेस एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे। और यही क्या कॉन्सेप्ट है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का। तो आपको इतना तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या चीज़ है। अब हम कुछ देखते हैं कि भाई इसका सपोर्ट क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, क्यों लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज बेसिकली ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या चीज़ है, क्या नुकसान है हमारी डेमोक्रेसी को,
इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, जब भी कोई बिल आता है तो उसको पब्लिक कमेंट के लिए रखा जाता है, ऑनलाइन ही रखा जाता है, आप चाहें तो वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं। तो पब्लिक कमेंट के लिए रखा जाता है, और पब्लिक बेसिकली हम और आप तो कमेंट करते नहीं है, जो एक्टिविस्ट होते हैं बेसिकली वो कमेंट करते हैं, एक्टिविस्ट यहाँ पे कमेंट करते हैं। एक्टिविस्ट बेसिकली लोगों के हित के लिए कमेंट करते हैं और लोगों के बिहाफ पे कमेंट करते हैं। ये भी एक एसेंस है डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो कमेंट के लिए रखा जाता है, तो 80% जो प्रपोजल आए, 80% जब पब्लिक सजेशन के लिए रखा गया तो 80% लोगों ने सपोर्ट करा। बहुत ही अच्छी बात है, सपोर्ट करा, बहुत ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट करा गया इसको। उसके बाद 47 पॉलिटिकल पार्टीज से कंसल्ट किया गया, ठीक है, 47 पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट किया गया, 32 ने इसको सपोर्ट करा। अब वो अलग बात है कि जो 32 थी वो जो सारी जो है वो हमारी रूलिंग पार्टी से मिलती जुलती है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि 2013 की बात है या 2018 से हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 32 जो ऑल एनडीए मेंबर्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट करा, ठीक है। क्रिटिक्स क्या कहते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म क्या चीज़ है इसका ये हमें देखना पड़ेगा। देखो, क्रिटिसिज्म एकदम साफ है क्या, कि जब नेशनल लेवल के कुछ इश्यूज होते हैं, वैसे एकदम एग्जांपल में समझो आप कि जब नेशनल लेवल के कुछ इश्यूज आते हैं तो इसके सामने हमेशा जो स्टेट लेवल के इश्यूज होते हैं या जो रीजनल लेवल के इश्यूज होते हैं वो ओवरशैडोड हो जाते हैं। मतलब क्या कि स्टेट लेवल के इशू को इतनी ज़्यादा प्रधानता नहीं दी जाती जब नेशनल लेवल के इश्यूज आते हैं। और यहाँ पे जो मेन कंसर्न है वो क्या, मेन कंसर्न यही है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब स्टेट लेवल की जो पार्टी होती है, स्टेट लेवल की पार्टी जो होती है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो कर्नाटका में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, तो ये क्या करती है कि उनके जो रीजनल इश्यूज होते हैं, रीजनल इश्यूज जो होते हैं, जिनके उनके घर के जो इश्यूज होते हैं, रीजनल मतलब घर के इशू हो गए, स्टेट के अंदर कोई इशू होता है तो वही रीजनल इशू हो गया, ठीक है। तो उस रीजनल इशू को सामने लाती है पॉलिटिकल पार्टी कि हम ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व करेंगे, वो प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करेंगे, और उसके बिहाफ पे वोटिंग चलती है, ठीक है, वोट बैंक अपना इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता क्या है, फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है जो रीजनल इश्यूज होते हैं वो सामने आते हैं और वो रिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, एक मिनट मेरे को दो। अब यहाँ पे क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि जो जब ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो होगा क्या कि जो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया, डिफेंस हो गया, ये डोमिनेट करेंगे, और जो रीजनल लेवल के इश्यूज है जैसे फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो जाएंगे। ये यहाँ पे मेन इशू आ रहा है, ये यहाँ पे क्रिटिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आएगा ये तो होगा ही, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस, ये तो जस्ट एक क्रिटिक है कि यहाँ पे फेडरलिज्म को डेंट आएगा, फेडरलिज्म को ही तो डेंट आएगा। फेडरलिज्म क्या चीज़ है कि स्टेट के पास अपनी पावर है कि अपने खुद के इश्यूज देखे, लेकिन अब यहाँ पे जब वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो डोमिनेट तो कुछ और करेगा, तो फेडरलिज्म को अपने आप ही डेंट आ जाएगा। एक चीज़ हमारी ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चैलेंजेस है फेडरलिज्म के अलावा, क्या कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेटली बात है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, और ये मैंने आपके टेस्ट सीरीज में भी दे रखा था कि वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो क्या क्या चीज़ें अमेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, एक नया आर्टिकल लाना पड़ेगा, नए आर्टिकल लाएंगे। देखो अमेंडमेंट करने के बाद होगा क्या, देखो अमेंडमेंट करने से ये होगा कि जितने भी स्टेट्स हैं, क्योंकि सबका इलेक्शन एक साथ करवाना है ना, जितने भी स्टेट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर जो अवधि है वो निर्धारित करनी पड़ेगी कि यहाँ तक आते आते हम जो अपनी जो हमारी विधानसभा है उसको डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। तभी तो नए इलेक्शन होंगे सबके एक साथ, सबके एक साथ होंगे ना, तो एक पर्टिकुलर पीरियड यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। और ये पर्टिकुलर पीरियड जो है कैपिटल जो हमारा नेशनल पार्टी जो है हमारी जो करेंटली गवर्नमेंट चल रही है लोकसभा में, उसके पीरियड से भी अलाइन करना चाहिए, तभी इन दोनों का जो सारा इलेक्शन है वो एक साथ होगा। तो सबसे बड़ी इशू तो यही चीज़ है कि इनका जो कार्यकाल चल रहा है, ठीक है, यहाँ स्टेट में जो गवर्नमेंट आई है उनका कार्यकाल तो यहाँ पहले ही खत्म हो जाएगा 5 साल से पहले, क्योंकि किसी की गवर्नमेंट अभी आई है, ठीक है, उसको 4 साल रह रहे हैं या 5 साल पूरे ही रह रहे हैं। अभी जैसे इलेक्शन हुए थे महाराष्ट्र वगैरह में, उनके पूरे 5 साल रह रहे हैं।
कोई स्टेट है उनके 3 साल रह रहे हैं, कोई स्टेट है उसके 2 साल रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर हम टाइम सेट कर देंगे तो होगा क्या कि कुछ स्टेट्स वो हैं जिनका जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपने तो 5 साल के लिए चूज़ किया उनको। जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उनको तो 5 साल के लिए चूज़ किया है ना, उनको तो आप पहले ही डिसॉल्व कर रहे हो। और स्टेट का यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया तो क्या होगा कि जो हमारी बेसिक एसेंस है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। एक तो सबसे बड़ा इशू ये है, ठीक है। उसके बाद जो और ज़्यादा दूसरा इशू है, पहला इशू दूसरा इशू समझ लिया, पहला तो हमने ये देखा था फेडरलिज्म वाला, दूसरा ये अमेंडमेंट वाला और इनको अलाइन करने वाला। तीसरा इशू क्या है? तीसरा इशू है, देखो जब भी इलेक्शन होते हैं क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के स्टाफ हैं उनका क्या होता है, चलो ये तो कुछ और चीज़ है लेकिन बेसिकली यही है, वो भी लॉजिस्टिक और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या चाहिए जब भी इलेक्शन क्या होता है, ठीक है। इलेक्शन में क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ हैं, ठीक है, उनकी ड्यूटी लग जाती है, सबकी मैक्सिमम गवर्नमेंट जो स्टाफ है वो इलेक्शंस में एंगेज हो जाता है, इलेक्शन ड्यूटी में, ठीक है। आप सभी को पता है फोर्सेज वाले तो रहते ही रहते हैं, जो सिविल स्टाफ है मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो जैसे किसी को पीओ डिटेल कर देंगे, किसी को एओ डिटेल कर देंगे, किसी को कुछ डिटेल कर देंगे, तो वो अपना काम छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे वो जो गवर्नमेंट स्टाफ है वो तो पीपल को सर्व करने, लोगों को सर्व करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो वोटिंग में लग गया है, तो कहीं ना कहीं उसका जो काम है वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ वो हो गई गवर्नमेंट स्टाफ प्लस डिफेंस स्टाफ, ठीक है, प्लस उसके बाद एक्सपेंडिचर। तो इतना सादा जो एक्सपेंडिचर है ये कहाँ से लाएंगे, लॉजिस्टिक और ह्यूमन रिसोर्सेज, इसका एक बहुत बड़ा इशू उठता है, ठीक है। क्योंकि जब लोकसभा के इलेक्शन होते तभी इतनी प्रॉब्लम आती है, अब दो दो इलेक्शन एक साथ होंगे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, इतना सादा स्टाफ कहाँ से लाएंगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस तो लिमिटेड है ना, कि तमिलनाडु में वोट होते हैं तो सारी डिफेंस फोर्स को तमिलनाडु ले जाते हैं। अब जब पूरे पूरे हमारे इंडिया में वोट होंगे तो कौन सी डिफेंस कहाँ पे डिटेल करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हम पे स्टाफ नहीं है डिफेंस में। तो एक ये तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे एडिटोरियल में बताया है कि अगर हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है, अगर हम करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे, तो जो ईवीएम मशीन है और वीवीपैट है, ठीक है, ईवीएम मशीन और वीवीपैट के बारे में तो आपको पता ही है कि ईवीएम से वोट करते हैं, वीवीपैट में वो पर्ची सी आती है, उसमें दिखाई देता है, ठीक है, पर्ची मिलती नहीं है, वो उसी डब्बे में गिर जाती है। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इसकी जो क्वांटिटी है हमें इसको भी ट्रिपल करना पड़ेगा, ये भी एक इशू है, ठीक है। मतलब एक्सपेंडिचर और ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अभी ये वन नेशन वन इलेक्शन जो कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन जो कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या दे रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न दे रहे हैं कि जब अलग अलग बार हम इलेक्शन करवाते हैं तो इसमें जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको कर्व करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कौन, रूलिंग पार्टी, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में सारे आर्ग्यूमेंट है कि आप बोल रहे हैं कि आप एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ दिख रहा है सारी चीज़ों से, ठीक है। इसके बाद है की इशू, ठीक है। की इशू वैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। की इशू क्या है कि वही कि जो असेंबली अभी चल रही है इनको डिसॉल्व करना पड़ेगा, होल्डिंग इलेक्शन की किसी के इलेक्शन को होल्ड करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, स्टेट की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। कैसे? देखो अभी तो हमने डिस्कस करा था ये वाला इशू कि सबके जो है इलेक्शन एक साथ अलाइन करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस हो गया, हंग असेंबली हो गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास होता है तो गवर्नमेंट, ये समझा जाता है कि जो असेंबली है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है, करंट रूलिंग जो गवर्नमेंट है, वो मेजॉरिटी को होल्ड नहीं करती, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। जैसे ही वो पास होता है तो सबको रिजाइन देना पड़ता है, तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। सरकार गिरती है, दोबारा से इलेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या आता है, इशू ये आता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेट से इस टाइम पे हमारे इलेक्शन हुए 2020 के अंदर, अब दूसरे बार इलेक्शन होंगे 2025 के अंदर, ठीक है। तो ये जो 5 साल का कार्यकाल है इसके अंदर लेट से इलेक्शन हुए और एक पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में 2 साल में सरकार गिर गई। अब जो नेक्स्ट सरकार आएगी उसका जो टर्म है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो तो सिर्फ 3 साल के लिए आएगी। तो यहाँ पे भले ही ये जो 3 साल के लिए आएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वगैरह करेंगे, लेकिन
यहाँ पे उसकी स्टेट की ऑटोनॉमी तो कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, फेडरलिज्म में तो डेंट आ गया। यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा वोटर्स वगैरह, माइग्रेंट वगैरह, ये अलग से फेस करेंगे चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ समझने की कोशिश करो क्या कि आर्ग्यूमेंट क्या दिया जा रहा है इसके फेवर में कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर कम करेगा। देखो, इलेक्शन एक्सपेंडिचर कम करेगा कैसे? यहाँ पे अगर स्टेट गिर गई तो यहाँ पे तो इसमें इसके इलेक्शन में तो खर्चा होगा ही होगा, तो ये जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, ये तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल चीज़ें ये तो हो रही है, पहले 5 साल के लिए होती थी, अब 3 साल के लिए होगी और दोबारा फिर होगी, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर है ये तो अल्टीमेटली बढ़ी जाएगा, घटेगा कैसे, ठीक है। इतना भी दिमाग लगाओ, ये भी यहाँ पे दे रखा है। और क्या क्रिटिसिज्म है? देखो, क्रिटिसिज्म एक ये भी बहुत अच्छा दे रखा है, क्या क्रिटिसिज्म ये दे रखा है कि अगर इतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है वन नेशन वन इलेक्शन, तो हमने हिमाचल और गुजरात में करा था ये चीज़, ठीक है। इसके जो इलेक्शन है वो साइमल्टेनियस करवाए थे, लेकिन फिर दोबारा से इनकन्सिस्टेंसी देखने को आई, दोनों स्टेट के इलेक्शन के अंदर दोनों अलग अलग करवा रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो दोनों को तो हमेशा अलाइन करना चाहिए था, रूलिंग इफेक्टिव होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो मतलब कि जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, हमने स्मॉल लेवल पे एक्सपेरिमेंट करके देखा ये हिमाचल और गुजरात के साथ, यहाँ पे तो ये फेल हो गया, तो पूरे इंडिया में कैसे पास होगा, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे रखा है, क्या कि देखो, अगर खर्चा ही कम करना है, ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर ही कम करना है, यही तुम आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि इलेक्शन का एक्सपेंडिचर करना है, कम करना है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज इतना करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का खर्चा करती है इलेक्शन में, उसको रिड्यूस कर दो, उस पर लिमिट लगा दो, ठीक है। ये भी हमने शायद डिस्कस कर चुके हैं, एडिटोरियल नहीं कर चुके हैं, लेकिन मैंने दिया था आपका डेली डिस्पैच में इलेक्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो देखो, अगर इतना ही ज़्यादा हमें इलेक्शन का एक्सपेंडिचर कम करना है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन के अंदर खर्चा करती है, इसको लिमिट कर दो। कैसे लिमिट कर सकते हैं? देखो, इसमें स्टेट फंडिंग कर दो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपनी तरफ से फंड नहीं लगाएगी, स्टेट से फंड लेगी और उतना ही फंड लगाएगी जितना स्टेट देगी। इससे क्या होगा? इससे जो क्रोनिज्म चल रहा है, क्रोनिज्म मतलब कि गवर्नमेंट और जो बड़ी बड़ी उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी, इनका जो साठ गांठ चल रहा है ये मिट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये फंड देते हैं इनको, फिर ये इनके फेवर में पॉलिसी बनाते हैं, और पिसता कौन है? हम जैसे गरीब लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रुक जाएगी अगर स्टेट की फंडिंग आने लग जाएगी। तो ये भी एक इशू यहाँ पे, ये भी जो सॉल्यूशन है ये प्रोवाइड कराया गया है किसके अंदर? हमारे एडिटोरियल में, और ये वाला तो मेरा था, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बोला है क्या कि ऐसे यूनिलैटरल जो इम्प्लीमेंटेशन कर रही है हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि बिल बना रही है, बिल से इम्प्लीमेंट कर रही है, स्टेट वगैरह से पूछ नहीं रही है, तो ये बोला है कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजो, डिस्कशन होना चाहिए, स्टेट की भी सहमति यहाँ पे लेनी चाहिए, और जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको ट्रू डेमोक्रेसी बनाना चाहिए। कोई भी रूल जो है वो एनफोर्स नहीं करना चाहिए, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने बोला कि जो ट्रू डेमोक्रेसी है, ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी अंदर से आता है, कोई बाहर से नहीं आता, कोई इम्पोज नहीं करता, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे क्या क्या इश्यूज है, ठीक है। अगर आपको और इसके बारे में रीडिंग करनी हो, किसके बारे में? वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे जो चैनल है द लर्नर्स में, इसमें दे रखा है मैंने, ठीक है। इसके अंदर मैंने पहले ही दे दिया था, ये आ जाए एडिटोरियल में, लेकिन मेरे को इंपॉर्टेंट लगा था टॉपिक, तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे दे दिया था। ये ऐसे वाला है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में जाना। देखो, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ये टेबल ऑफ कंटेंट में देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में ये रहा साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। तो आप यहाँ पे जाके अगर सेल्फ रीडिंग करना चाहे तो सेल्फ रीडिंग भी कर सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट के हिसाब से प्रॉज और कॉन्स दे रखा है, ठीक है। इसी पॉइंट को हम उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, किसके अंदर? अपने एसे राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा आपको समझ आ गया होगा ये सारा। आपके लिए एक है प्रैक्टिस क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। एक बार इसको लिख के ज़रूर देखना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। अगर 97 से 98% बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये चर्चा में चल रहा है अभी टॉपिक, और बिल भी अभी पास हुआ है, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। NCCS, आज न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स आए थे, और वो जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं हमारे लिए, हमारे पेपर 1 के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है, वो थोड़े से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ना मत बच्चों, ठीक है। सबसे पहला आया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, ठीक है,
करवाता कौन है? नीति आयोग करवाता है, ठीक है। अभी हो रहा है ये। थीम क्या है? थीम थोड़ी सी याद रखना, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, मतलब कि क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाने के लिए हमारी अभी ये थीम है, नीति आयोग करवा रही है। चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस। चेयरपर्सन कौन है? ये थोड़ा सा याद रखना, चेयरपर्सन है हमारे प्रधानमंत्री जी। बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बस इतना सा मटेरियल हमारे पेपर 1 के लिए इनफ है। ये पहला क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन का आंसर करके देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बच्चों तुम कमेंट करते हो, मेरे को एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है कि आप देख रहे हो और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बन रही है साथ साथ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सहायक, मतलब सहायक ही मान लो इसको। किस लिए इंप्लीमेंट हुआ है? देखो अभी हमारे यहाँ पे कुंभ मेला हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है बेसिकली प्रयागराज में। तो प्रयागराज में हो रहा है इस महाकुंभ मेले में। ये सहायक क्या चीज़ है? चैट बोट है, मोबाइल पे ऐप है, आप इस पे डालो, ये आपको आंसर करेगी, वर्बली भी करेगी, वो सारी चीज़ें करेगी। 11 इंडियन लैंग्वेज में है, तो उसके लिए दे रखा है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, एक मिनट दो मुझे, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने इस इवेंट को, जो हमारा महाकुंभ हो रहा है, इसको बोला है, ये क्या है, महायज्ञ ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो इन जो हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट बोली है, इस स्टेटमेंट की वैल्यू होती है। तो इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा याद रखेंगे। और क्या चीज़ है हमारा ये सहायक, इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो आप इस हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, आप इसको आंसर करो कमेंट बॉक्स में। मैं इसका आपको बताऊंगा आंसर क्या है सही। वैसे तो आप सारे जो लोग हैं बहुत अच्छे से सुनते हैं, सुनने के बाद सही कमेंट करते हैं। एक आधा बच्चा थोड़ा सा गलत कर देता है, कोई बात नहीं, उसको भी थोड़ा वक्त के साथ सुधार आ जाएगा। हमारा थर्ड आर्टिकल है, फोर्थ है वैसे बेसिकली ये, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ड्रोनिंग प्रिवेंशन, ठीक है। ऐसी देखो, ऐसी रिपोर्टें पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। और ये दिख भी ऐसी रही है और पता भी नहीं चल रहा किसने निकाली है। निकाली बेसिकली किसने? WHO ने निकाली है। फर्स्ट एवर रिपोर्ट है, किससे रिलेटेड है? देखो ड्रोनिंग अपने आप आ गया, मतलब कि समुद्र में जो नहाते हैं तो कितने लोग डूब जाते हैं, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है हमारी, ड्रोनिंग रिपोर्ट, ठीक है। 2021 की है। 3 लाख लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं, 3 लाख लोग करीब जो है वो डूबने की वजह से मर गए। और 92% केसेस कहाँ पे हैं? मिडिल और जो लो इनकम कंट्रीज़ होती है इंडिया जैसी, वहाँ पे है, ठीक है। बस इतना चीज़ याद रखो। बेसिकली याद क्या रखना है, ये जो ड्रोनिंग रिपोर्ट है निकाल कौन रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर करो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रोकन चेयर। देखो ब्रोकन चेयर आज न्यूज़पेपर के अंदर था, कहाँ पे है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, जो एक टॉपलेस मेंबर्स है, टॉपलेस मतलब टी शर्ट नहीं पहनते लोग, तो टॉपलेस मेंबर्स हैं यूक्रेन के, यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, तो वहीं पे अपना थोड़ा गुस्सा निकाला इन्होंने। जो ब्रोकन चेयर है इसको और तोड़ दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ है ब्रोकन चेयर। देखो ये वाली चेयर है, ये है सिंबल ऑफ पीस। कहाँ पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड में, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो बहुत बड़ी चेयर है। एक तरह से ये वो बना रखा है, देखो छोटा सा आदमी दिख रहा है यहाँ पे। तो इस ब्रोकन चेयर के बारे में थोड़ा सा हम पता कर लेते हैं। लार्ज स्कल्पचर है, कहाँ बना रखा है? यूएन का जो ऑफिस है स्विट्जरलैंड जनेवा में, उसके सामने बना रखा है। किसने बनाया था? डैनियल बर्सेट ने बनाया था। ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है कि जो लैंड माइनिंग का इफेक्ट हो रहा था और जो वॉर होती है उसका इफेक्ट जो ह्यूमंस पे पड़ता है, इसको बेसिकली ये क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, मतलब इंटरनेशनल पीस और सेफ्टी को रिप्रेजेंट करती है। बस इतना सा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। आप क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा आंसर करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल की तरफ, हमारे होमी बाबा, ठीक है। PIB में कुछ होमी बाबा से रिलेटेड आया था, वो सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मेरे को हमारे CAPF के लिए, लेकिन होमी बाबा के बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये PIB के अंदर इनका नाम आ रखा है, तो थोड़ा इन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा है वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। पूरा नाम क्या है इनका? इनका पूरा नाम है होमी जहांगीर बाबा, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। फादर ऑफ इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनका पिता कहा जाता है हमारे होमी बाबा को। क्या क्या फाउंड करा था इन्होंने? देखो भाभा एटॉमिक सेंटर है, वो तो इन्होंने ही फाउंड करा था। उसका पहले नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट,
ट्रॉम्बे में। और एक चीज़ और, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि टाटा इंस्टीट्यूट है इन्होंने फाउंड करा था। हाँ बिल्कुल, इन्होंने ही फाउंड करा था 1945 में। और इंडिया के अंदर जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी इन्होंने ही फॉर्मुलेट करा था, ठीक है। इनको एक प्राइज मिला था, एडम प्राइज, 1942 में एक इनको एडम प्राइज मिला था। और इन्होंने यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन पीस यूजर ऑफ एटॉमिक एनर्जी में प्रेसिडेंट की पोस्ट भी संभाल रखी है, ठीक है। इन्होंने एक भाभा में एक एक्टिवेट करा था एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर, जिसका क्या नाम था, अप्सरा। अप्सरा को एक्टिवेट करा था भाभा के अंदर। और इनको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या, पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है। तो भाभा जी के साथ जितनी जितनी चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको एकदम मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका कमेंट बॉक्स में कीजिए। और आपको अगर आज का जो हमारा डिस्कशन है ये समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। मंडे से हम सुबह मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।